हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जॉय ऑफ फिजिक्स एंड जेई क्वेस्ट। होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का चैप्टर है बच्चों इलास्टिसिटी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बहुत सारे लेक्चर में ले चुका हूं। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो इलास्टिसिटी हम लोग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो जेई क्वेस्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग तो फॉलो करते ही हैं। बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे वो इस को फॉलो करें। और इस पे हमारा TBQ हम लोगों का थिंकिंग बूस्टर क्वेश्चन एवरी डे यू आर गेटिंग TBQ, और इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें जिससे आप लोग TBQ में पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इलास्टिसिटी, जिसमें यंग्स मॉडुलस ज्यादा है सिलेबस में, हालांकि सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी है क्या? तो ये इलास्टिसिटी जो होता है बच्चों वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जिससे वो अपने शेप को रिगेन कर सकता है आफ्टर रिमूवल ऑफ एनी डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर अपना शेप चेंज करेगा, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स अगर कोई बॉडी अपने शेप को रिगेन कर ले, दैट बॉडी इज इलास्टिक बॉडी। उसका उल्टा बोलते हैं कि दैट्स अ प्लास्टिक बिहेवियर। अगर कोई बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और वो अपने शेप को रिगेन नहीं करे, तो दैट इज द प्लास्टिसिटी और द बॉडी इज द प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिसिटी का मतलब है दिस अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड प्लास्टिसिटी is the property of the body due to which it won't gain or do not want to gain its original shape after removal of deforming force। तो इसका स्लाइड आप लोग ये नोट्स आप लोग बना लेंगे और आप लोगों को PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर दिया जाता है, तो इसे आप लोग लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउज इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज इट टू कीप इट डिफॉर्म्ड, मतलब प्लास्टिसिटी के कारण बॉडी अपने शेप को डिफॉर्म हो गया तो डिफॉर्म ही रहना चाहेगा, शेप को गेन नहीं करना चाहेगा। नाउ इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। इलास्टिक लिमिट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। एक्चुअली किसी भी मटेरियल का इलास्टिक लिमिट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी सच दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स आल्सो द बॉडी इज एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब ये कि इलास्टिक लिमिट जो होता है बच्चों वो मैक्सिमम फोर्स किसी बॉडी पे लगा सकते हैं, जिसके बावजूद भी अगर वो फोर्स को हटा दें तो उसके बावजूद भी वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी सच दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स द बॉडी इज स्टिल एबल टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इलास्टिक लिमिट इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, ठीक है। इवन ये लेंथ एंड एरिया पे भी डिपेंड करता है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी समझ में आ गया होगा क्या है। नाउ बच्चों आगे कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। देन वी विल गो थ्रू हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली दिस इज इंटरनल restoring or deforming force per unit area. This stress is defined as F internal restoring or deforming force per unit area. Unit is Newton per meter square और Pascal you can say। तो बच्चों स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मान लो किसी भी रॉड पे, आप लोगों ने कोई रॉड ले लो आप ऐसा, या कोई भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया F। लेट्स सपोज आई एम अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन बोथ साइड। तो अगर इक्वल फोर्स लगा रहा हूं तो एक फायदा होगा, बाद में इसको भी हम लोग करेंगे कि अनइक्वल फोर्स है तो कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से निकलेगा। बट पहले होल्ड करें इसको, देखिए ध्यान से। तो बच्चों मान लो कि मैंने फोर्स F लगाया इधर, F इधर लगाया, तो क्लियर है कि हर एक पॉइंट पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा विद इन द रॉड। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से यहां का टेंशन भी F के इक्वल होगा, ये वाला टेंशन भी F के इक्वल होगा, बिकॉज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज जीरो, बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो हर एक जगह जो टेंशन T होगा वो F के इक्वल होगा। तो T विल बी इक्वल टू F, T विल बी इक्वल टू F। तो दिस टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस तभी डेवलप होगा बच्चों व्हेन देयर इज
स्ट्रेन, लाइक हम किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेन डेवलप के कारण स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि इंटरनल की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही। आपने एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया, किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाया एक्सटर्नल, और स्ट्रेन डेवलप ही नहीं हुआ, देन वी विल एज्यूम दैट कि कोई अंदर में कोई इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एफ इंटरनल पर यूनिट एरिया, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स, और इंटरनल फोर्स per unit area, deforming force per unit area, unit is Pascal, Newton per meter square. नाउ स्ट्रेस के बहुत तरह टाइप हो सकते हैं, जैसे ये देखो स्ट्रेस को, हाँ यहां पर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, देखो यहां पे लिखा है इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं, जैसे समझो, इसको बाद में देखना आप लोग, पहले इधर समझो। मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों, इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, किसी एंगल पे लगाया, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, one is normal to the area and second is tangent to the area. The force normal to the area produces normal stress, इसी को कहते हैं normal stress, and the force tangent to the area produces shearing stress और even tangential stress भी कहते हैं। दोनों का यूनिट एक ही होगा, but definition तो अलग अलग है कि one is the normal force per unit area, normal force per unit area, and the second is the tangential force per unit area. Like इस क्रॉस सेक्शन पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, जिससे ये मान लो ये फिक्स्ड है, ये पोर्शन इसका फिक्स्ड है, दिस वन इज फिक्स्ड, तो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस याद रखेंगे, एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेस को प्रेशर भी कहते हैं, बट दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रेशर, ये प्रेशर में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, shearing stress never contributes into pressure, तो याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। Now let's talk about strain. तो strain is defined as change in configuration upon original configuration, चाहे वो configuration में change length का हो या angle का हो या volume का हो, तो इस dimensionless quantity strain is change in configuration. Strain is defined as change in configuration, चेंज, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ मैं, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैं इतना लिखूंगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बहुत सारे डिनोशन है, आप कैसे भी लिख सकते हो, सिग्मा से, ई से, जनरली ई और सिग्मा से लोग लिखते हैं, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन, एंड ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नाउ स्ट्रेन भी बहुत तरह का हो सकता है बच्चा। स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, मान लो कि आपने किसी रॉड पे फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया, आपने किसी रॉड पे दोनों तरफ फोर्स लगाया नॉर्मल, ड्यू टू दिस फोर्स इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, रॉड की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो मान लो पहले लेंथ थी बच्चे एल और अब हो गई एल प्लस डेल्टा एल, या डिक्रीज हो गई, आपने कंप्रेसाइल, जैसे इसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये फोर्स लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, दैट इज टेंसाइल, और अगर फोर्स को उल्टा ऐसे लगा दे दैट इज कंप्रेसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये फोर्स के कारण लेंथ बढ़ गया या घट गया, तो दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। अगर लेंथ घट रहा है तो लिखेंगे माइनस डेल्टा एल बाई एल, अगर लेंथ घट रहा है तो माइनस डेल्टा एल बाई एल, लेंथ बढ़ रहा है तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा, तो दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेंथ घटेगा तो माइनस लिखेंगे। देयर इज अ वॉल्यूम स्ट्रेन, that is change in volume upon original volume. Clear है? Strain, change in configuration, that is change in length upon original length. Volume strain is change in volume upon original volume. यहां पर माइनस लिखा हूं क्योंकि मैंने वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए दिखाया है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्लस डेल्टा वी बाई वी लिखेंगे, याद रखेंगे। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज है, मतलब मैं कंप्रेसाइल स्ट्रेस के बजाय टेंसाइल स्ट्रेस 6 सरफेसेस पे लगा दूं और इसका वॉल्यूम बढ़ जाए बच्चों, तो दैट इज प्लस डेल्टा वी बाई वी। एंड देयर इज अनदर स्ट्रेन, दैट इज शियरिंग स्ट्रेन। जैसे मान लो कि कोई ऐसा सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है बच्चों ऐसे, और इसका बेस फिक्स्ड है, अब अपने फोर्स लगाया टेंजेंशियल, दैट फोर्स इज टेंजेंट टू द सरफेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाएगा, ये इस तरह से ये पैराबोलॉइड है तो पैरेललोपाइड जैसा बन जाएगा, इंक्लाइंड क्यूबॉइड जैसा बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। देखिए तो वही डायग्राम मैं वहां दिखाने का कोशिश किया हूं। देखो तो बच्चों ये देखो आप लोग, ये वाली जो साइड थी वो थोड़ी सी स्लैंट हो गई है, तो दिस इज नोन एज
shearing strain. एंड अगर नोटिस करो तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां मूव कर गया है, एंड लेट्स सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंड ये हाइट h है, देन phi इज ऑल्सो डिनोटेड एज डेल्टा एक्स बाई एच, ऐसे भी लिख सकते हैं phi को. तो दिस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन. ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर वगैरह में यूज होता है. आगे कोई अच्छे न्यूमेरिकल्स में, हालांकि ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर हमारे सिलेबस में नहीं है, बेंडिंग एंड कैंटिलीवर नहीं है, बट एंड में इसको पढ़ाएंगे जरूर हम. तो स्ट्रेन भी 3 तरह का होता है, आप लोगों ने देख लिया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग. ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू हुक्स लॉ. हुक्स लॉ पढ़ते क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट मैंने बताया था, इलास्टिक लिमिट इसके पहले बताया था कि इलास्टिक लिमिट मेजरमेंट ऑफ फोर्स. इलास्टिक लिमिट के बाद वो बॉडी अपने शेप को गेन नहीं करेगा, तो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन इलास्टिक लिमिट. तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Within elastic limit, stress is proportional to strain. Therefore, stress over strain is constant, and that constant is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity, capital E से भी लिखते हैं इसको. The stress by strain is constant within elastic limit. That is known as modulus of elasticity. तो stress by strain को हम लोग E लिख रहे हैं. एंड क्लियर है, ई का यूनिट और ई का डायमेंशन जो होगा बच्चों वो स्ट्रेस के डायमेंशन से मैच करेगा, बिकॉज स्ट्रेन के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा. दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब सिंस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के स्ट्रेस थे, तो स्ट्रेस 2 तरह के थे भाई, नॉर्मल एंड बहुत तरह के स्ट्रेन थे. दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दे आर Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. Modulus of rigidity, ठीक है, इसको ईटा से भी डिनोट करते हैं, बहुत सारे डिनोशन है. तो Young's modulus Y, bulk modulus बीटा एंड modulus of rigidity ईटा. तो हम लोग एक एक करके सारा पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इसी की बात कर रहा था लेक्चर शुरू होने में, सबसे ज्यादा IIT JEE में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और जो सिलेबस में हो, Young's modulus of elasticity. तो यंग्स मॉडुलस डिफाइन कैसे करते हैं? यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं. यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया स्ट्रेस और फोर्स पैरेलल टू द एरिया. तो जैसे मान लो कि आप यहां पर कोई रॉड ले लो, इसकी लेंथ L0 है या L है, आपने फोर्स लगाया ऐसे टेंसाइल, तो इसकी लेंथ मान लो बच्चे बढ़ गई और लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L. ठीक है बच्चों, तो L प्लस डेल्टा L हो गई, तो क्लियर है कि ये जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो लेंथ वाइज डेवलप हुआ है. हालांकि बाद में पता चलेगा देयर इज अ रेशियो नोन एज पॉइजन्स रेशियो, इसमें विड्थ भी, इसका डायमीटर भी चेंज हुआ, बट आई एम नेग्लेक्टिंग दैट लैटरल स्ट्रेन. तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं. फोर्स मैंने लगाया ना, अभी बोला हूं मैं कि फोर्स हर एक जगह टेंशन जो प्रोड्यूस करेगा वो T जो होगा वो F के इक्वल होगा. कैसे? वेरी सिंपल. कैसे भाई? एक्सेलरेशन 0 है, तो किसी एक पोर्शन या किसी छोटे से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. अगर इसके छोटे से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों, तो ये फोर्स F है, तो इसको भी F ही होना पड़ेगा. Because of acceleration 0 है, you will write F minus T is equal to 0, therefore T is equals to F. So very simple. तो यहां पर यंग्स मॉडुलस Y जो होगा वो होगा F, that is internal force per unit area. हालांकि इंटरनल फोर्स प्रूव हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, तो F by A and delta L by L. This is the Young's modulus. Please memorize this. FL by A delta L. In this case, when you are applying equal force on both sides. जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा रहे हो तो आप ये से जरूर याद रखना. एंड इफ यू आर आस्किंग डेल्टा एल क्या होगा, दैट विल बी FL by A. तो दिस इज द इलोंगेशन. इसका यूज करेंगे बहुत आगे चल के. नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस होंगे और थ्योरी होगा, तो उसमें यहां पर जरूर यूज करेंगे. वहां पर इसको हम लोग स्प्रिंग का एनालॉग मानते हैं, F = kx से. F = kx से, तो स्प्रिंग का एनालॉग मान के एनर्जी एंड ग्रुपिंग ऑफ रॉड्स के न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से हो जाते हैं. तो उसके लिए होल्ड करना होगा, अचानक सब कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. पहले इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं. तो पहले यंग्स मॉडुलस की बात करता हूं. बट रिमेंबर,
यहां पर एक नोट लिखाया हूं मैं, सॉलिड पोजेसेस ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज यंग्स मॉडुलस भी, बल्क भी एंड रिजिडिटी भी। तो सबसे पहले बोलेंगे सर बल्क मॉडुलस क्या है, तो वेट करेंगे क्योंकि आज हमारा लेक्चर, हम लोगों का लेक्चर पूरा का पूरा यंग्स मॉडुलस पे होगा। तो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि वन शॉट में सब कुछ एक ही बार कर लिया, नहीं, हम लोग एकदम प्रॉपर क्लासरूम जैसा पढ़ेंगे। आज यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एनर्जी की बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस होप समझ में आ गया होगा। चलिए यंग्स मॉडुलस के अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस के लिए यू नीड टू फाइंड आउट टेंशन। अगर टेंशन हर एक जगह सेम है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी न्यूमेरिकल, मस्त। लेकिन टेंशन अगर पॉइंट टू पॉइंट वेरिएबल है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और आज वो करेंगे हम लोग। चलिए तो न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मिलेगा आपको कि मान लीजिए कि ये कोई रॉड है या ये कोई पुली है, मासलेस फ्रिक्शनलेस, और इधर कोई ब्लॉक है 2m मास का, और यहां कोई ब्लॉक है मान लो m/2 मास का, या 2m मास का ही है। तो ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल हो गया। बोला कि ये वायर जो है इसका यंग्स मॉडुलस y है, इसकी टोटल लेंथ l है, बताइए इलोंगेशन कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे भाई, लुक एट दिस 2m एंड 2m इक्वल फोर्स है, आई मीन इधर का 2mg, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है। तो ये तो भाई ये वही क्वेश्चन हो गई जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी, कि सर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है तो हर एक जगह टेंशन सेम होगा। यस, इसमें 2mg इधर है, 2mg इधर है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, पूरे वायर का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जो टेंशन T होगा वो 2mg के इक्वल होगा भाई। यंग्स मॉडुलस दे रखा हूं, लेंथ दे रखा हूं, देयरफॉर इलोंगेशन इज इक्वल्स टू FL बाई AY। F के जगह लिखेंगे 2mg, L is the length of wire, A is the area of cross section of this wire, area of cross section of this wire upon Young's modulus. Very simple. Now if anybody ask you कि यहां का elongation कितना होगा, तो भाई यहां का टेंशन जो होगा वो 2t होगा। कैसे, ये पता होगा आप लोगों को, ये t ये 2t। इस तरह के न्यूमेरिकल मेंस में खूब आएंगे, कर लेने का है चुपके से। इधर देखो, नेक्स्ट देखो, इसी में न्यूमेरिकल पूछेगा कि दोनों अनइक्वल मास है। ऐसे वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लो इधर बोल दिया किसी ने m1 मास है और ये m2 मास है, तो टेंशन t जो होगा, क्लियर है कि टेंशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं वेरी करेगा, ये मासलेस मान लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, तो ये भी क्वेश्चन आएगा इसके बाद कि सर ये रॉड मासलेस नहीं है, तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन दिस इज गोइंग टू वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि दिस इज m1, दिस इज m2, एंड ये जो वायर है जो यंग्स मॉडुलस इसका दिया हुआ है, इसका मास इन दोनों के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है। देन पॉइंट टू पॉइंट टेंशन, आई मीन हर एक जगह टेंशन सेम होगा। लेकिन अगर ये कंपेरेबल हो गया, बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे न्यूमेरिकल में। तो मैं वो स्पेशल केस बाद में बता रहा हूं इसके बाद। तो लेट्स सपोज मास लिखा हुआ ये मास ऑफ वायर, क्योंकि अगर मास अलग होगा तो पॉइंट टू पॉइंट टेंशन अलग अलग होगा, तब इंटीग्रेट करके निकलेगा। इसके बाद वही न्यूमेरिकल करेंगे। मास ऑफ वायर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू m1 एंड m2, ये दिया रहेगा। देन बहुत आसान है, टेंशन की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं, जो नहीं किए होंगे वो देख लेंगे। लॉज ऑफ मोशन में दैट इज 2 टाइम्स m1 m2 इनटू g अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द टेंशन। वेरी सिंपल। इसका एक ट्रिक भी बताया था हमने लॉज ऑफ मोशन में, उसको देख लेंगे आप लोग। तो ये हो गया टेंशन, एंड देयरफॉर इलोंगेशन इज FL बाई AY। लेकिन अगर ये नहीं लिखा है तो क्वेश्चन काफी लेंदी होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको और कर लेना है। लेकिन अगर टेंशन पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा तो कैसे करेंगे, हियर इज द न्यूमेरिकल। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई रॉड है, देखिएगा ये क्वेश्चन, और इस पे फोर्स मैंने इधर लगाया F1 और इधर लगाया F2, और इसकी नेचुरल लेंथ L है, इसका मास m है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है y। अब पूछ रहा है कि बताइए इसका इलोंगेशन क्या होगा, इलोंगेशन की वैल्यू बताइए। तब इसमें पॉइंट टू पॉइंट टेंशन वेरी करेगा और तब आपको इंटीग्रेट करके ही फाइंड करना होगा। कैसे, तो मैं हिंट दे रहा हूं, मैं इसको इंटीग्रेट वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे इसे। तो मैं यहां से x डिस्टेंस पीछे यहां एक ये x लेंथ का एक रॉड ले लूंगा, आई मीन x लेंथ का एक रॉड लूंगा, और यहां
से x डिस्टेंस पीछे यहां टेंशन t निकालूंगा। पहले कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है, लॉज ऑफ मोशन का ये बहुत आसान न्यूमेरिकल होगा। कैसे, पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा। एक्सेलरेशन से f1 इज ग्रेटर देन f2, तो f1 माइनस f2 बाई टोटल मास इज द एक्सेलरेशन। f1 माइनस f2 बाई टोटल मास इज द एक्सेलरेशन। ओके, नाउ इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बच्चों। इधर फोर्स F1 है और इधर का टेंशन T है। राइट में फोर्स F1 है, इधर का टेंशन T है। तो टेंशन T का वैल्यू कैसे निकलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से F1 माइनस T is equal to mass of this portion. Mass of this portion is m by L into x into acceleration F1 minus F2 by m. क्लियर है, बहुत आसान है। F1 इधर, बहुत F1 राइट में, T लेफ्ट में, एक्सेलरेशन राइट वर्ड है, तो F1 माइनस T, इसमें अपना एनर्जी और टाइम बर्बाद नहीं करने का। F1 माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पोर्शन। एक्स लेंथ का मास कैसे निकलेगा, तो भाई L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास m by L, देयरफॉर x लेंथ का मास m by L into x into एक्सेलरेशन वी हैव ऑलरेडी देयर। नाउ यहां से T का वैल्यू निकल गया। द वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू F1 माइनस m by L m into x times F1 माइनस m। तो लुक एट दिस टेंशन, ये टेंशन x पे वेरी कर रहा है, लीनियर फंक्शन है, x का लीनियर फंक्शन है, ये टेंशन x का लीनियर फंक्शन है। अब इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। इस तरह के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो क्लियर है, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं है, ठीक है। m कैंसिल हो गया, देयरफॉर दिस इज F1 माइनस x by L into F1 माइनस F2। कीप इट दिस वे, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब F1 को एक जगह लाके अपना टाइम बर्बाद नहीं करने का। नाउ ध्यान से सुनना है बच्चों, यहां से x डिस्टेंस आगे मैं अब एक dx लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप लूंगा। मतलब यहां से x लेंथ डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप ले रहा हूं, ये वाला। अब इसमें मान लो इलोंगेशन जो है वो dx डैश है, dx इज द नेचुरल लेंथ, उसमें इलोंगेशन dx डैश है। अब आप समझो थोड़ा सा ध्यान से, ये लेंथ इतना छोटा होगा, ये जो dx जो मैंने लिया हूं, ये इतना छोटा होगा कि वी कैन एज्यूम कि इधर का टेंशन T और इधर का टेंशन T दोनों सेम होगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ना यंग्स मॉडुलस का FL by AY, दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दोनों तरफ का फोर्स सेम हो। मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब दोनों तरफ फोर्स सेम हो। तो मैं यही थ्योरी यहां पर यूज कर रहा हूं कि मैंने एक dx लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप लिया। ये जो dx लेंथ का स्ट्रिप है बच्चे, उस पे राइट में टेंशन T होगा, लेफ्ट में भी टेंशन T होगा, और इसमें इलोंगेशन dx डैश है। तो dx डैश विल बी FL, FL मतलब T इंटू dx, माइंड द लैंग्वेज, FL T dx अपॉन AY। नाउ दिस इज एंडेड हियर, यहां पे आपको खत्म हो गया भाई। यहां पर मैथ शुरू, T का वैल्यू यहां रख के इंटीग्रेट कर लूंगा मैं। तो द वैल्यू ऑफ dx डैश, दैट इज इलोंगेशन इन dx, इज इक्वल्स टू dx T का वैल्यू कितना निकला है, F1 माइनस x बाई L इंटू F1 माइनस F2 इंटू dx T dx अपॉन AY। इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, एंड मान लो इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन डेल्टा L है, तो 0 से डेल्टा L एंड 0 से L इज द टोटल लेंथ। मालूम ये वैल्यू कितना आएगा, बहुत आसानी से याद रखिएगा आप लोग, काफी काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। डेल्टा L की वैल्यू इज F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 L अपॉन AY। दैट इज F1 प्लस F2 बाई 2 into L is the total length, that is original length upon AY, this is the elongation। and हाँ, ये फोर्स गौर से देखिए तो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इलोंगेशन अच्छा खासा होगा। I mean अच्छा खासा मतलब कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, लाइक F1 राइटवर्ड है और F2 भी राइटवर्ड है, तो टेंसाइल फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये टेंसाइल होगा और ये कंप्रेसाइल होगा। कैसे कंप्रेसाइल का मतलब वो ये लेंथ को घटाना चाहेगा और ये बढ़ाना चाहेगा, तो उस समय F1 माइनस F2 आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ये F1 है और ये F2 है, देन यू विल राइट डेल्टा L इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इंटू L अपॉन 2AY।
और अगर हाँ F2 F1 से बड़ा है तो डेल्टा एल निगेटिव आ जाएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि F2 ज्यादा होगा तो ये कंप्रेशन हो जाएगा, ज्यादा इलोंगेशन हो जाएगा, कम, यहाँ पे नेट इलोंगेशन होगा। नेट, दिस इज द नेट इलोंगेशन। यू विल सी, इफ विल सी ना, तो F2 कंप्रेस करेगा कुछ और F1 इलोंगेट करेगा, बट F1 के कारण जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी मोर देन F2 के कारण जो कंप्रेशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये जरूर याद रखिएगा। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेंशन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर टेंशन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आया किसी न्यूमेरिकल में तो आप ये रट्टा नहीं मार लीजिएगा, हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे रॉड को अगर रोटेट करा रहे हैं सर्कुलर पाथ में तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तरीका यही लगेगा, तरीका यही रहेगा कि वहां पर टेंशन ही निकालना होगा, बट टेंशन एक्स का लीनियर फंक्शन नहीं आता है वहां पर। ये भी बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, उसे भी करेंगे हम लोग कि रॉड को रोटेट करा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो उसमें टेंशन एक्स का स्क्वायर आता है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा F1 + F2 या F1 - F2। तो ये जरूर याद रखना है। न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखिए, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट में इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। सेल्फ वेट में बहुत सारे बुक्स में दिया है कि आधे रॉड का इलोंगेशन मान लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसका सेंटर में होगा, और वेट जो होगा वो इसका मान सकते हैं कि सेंटर पे पूरा का पूरा वेट लग रहा है, इसलिए इलोंगेशन अपर हाफ में होगा। यस, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए सही है ये, लेकिन वो गलत है, बिकॉज इलोंगेशन तो पूरे रॉड में होगा ना, क्योंकि वेट यहां थोड़ी होगा, पूरे हर एक पोर्शन का अपना वजन होगा ना बच्चों। तो यहां पर जो इलोंगेशन होगा वो आप लिख सकते हैं F1 + F2। कैसे? इधर का फोर्स 0 है बच्चों, क्योंकि यहां पुलिंग फोर्स है ही नहीं, और इधर का जो पुलिंग फोर्स होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। देयरफॉर डेल्टा एल का जो वैल्यू होगा that will be very simple, no need of integration now, 0 + mg into L by ay, just remember this। हाँ, कहीं कहीं इसका न्यूमेरिकल ऐसे आता है डेंसिटी के टर्म में, ये याद रखिएगा, डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, m के जगह एरिया इंटू, m is the mass, area into length into density, that is the volume into density is the mass, m into g into L, that is L square upon ay। तो a and a cancel, therefore this is rho g L square by y। जरूर याद रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे आता है कि if we have two rods of made of same material and different cross section, one has a length 2 meter and other has a length of 6 meter, then what is the elongation ratio due to their self weight? तो वो एरिया से इंडिपेंडेंट होगा, रो दोनों का सेम है, तो डेल्टा L1 by delta L2 will be simply L1 square upon L2 square। No need to give the example and 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का, और आप खुश हो जाएंगे, ऐसा बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप खुद से डेटा रख के रख सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं यंग्स मॉडुलस अलग दे दिया तो याद रखेंगे कि हो जाएगा L1 square by y1, that is L1 square by y1 into y2 by L2 square, ऐसा कुछ आ जाएगा अगर डेल्टा L1 by डेल्टा L निकालना होगा तो, ठीक है। अब इसी को लिफ्ट वगैरह में रख देंगे तो जहां पर mg है वहां पर mg इफेक्टिव आ जाएगा, फ्री फॉल में तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, याद रखेंगे। एनर्जी का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन इन यंग्स मॉडुलस के लिए, ठीक है। तो सुनिए क्या है स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। उसके बाद विल गो थ्रू बल्क मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर्ड के न्यूमेरिकल्स। देखिए इधर, तो बच्चों ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद ये कर्व है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं या कलर दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई इलास्टिक मटेरियल है, इसे रॉड, और इस यहां पर मैंने एक पैन लगा दिया और इसके ऊपर मैं वेट रख रहा हूं, और वेट को मैं इंक्रीज कर सकता हूं, मतलब मैं यहां पर वेट रख के और हटा भी सकता हूं और ज्यादा वेट रख सकता हूं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब दिस वेट W and a strain, that is elongation versus, ये तो स्ट्रेस हम लोगों ने डेवलप किया है, उसका ग्राफ हम लोगों ने स्केच किया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो जैसे जैसे हम लोग वेट बढ़ाते हैं बच्चों, स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। तो O to A, मान लो इस जगह का नाम है O, तो O to A जो है एकदम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसी को कहते हैं इलास्टिक और इलास्टिक बिहेवियर और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज आपका याद कीजिए हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट वाली ग्राफ है। हालांकि हुक्स एक जगह गड़बड़ हो गया था लॉ, वो बी तक
इवन हुक्स लॉ बी तक वैलिड होता है, बी तक वैलिड होता है, बट हुक्स लॉ केवल ओ से ए तक के लिए ही दिया गया था, इसलिए मैं बोल रहा था कि इलास्टिक बिहेवियर को ये फॉलो करता है। तो बी तक इलास्टिक बिहेवियर को फॉलो करता है, मतलब हुक्स लॉ बी तक एप्लीकेबल है। बट अब देखो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो थोड़ा गौर से देखो, इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है ना, y इज इक्वल टू mx, तो स्ट्रेट लाइन बट केवल ए तक है, बट हुक्स लॉ बी तक एप्लीकेबल रहता है। तो बी तक एप्लीकेबल होता है हुक्स लॉ, ए तक ही नहीं एप्लीकेबल रहता है। तो इसीलिए ओ से ए तक हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज यही स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट इज इक्वल टू या इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मैं रॉड की बात कर रहा हूं यहां पर और यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास दो लाइन है ऐसे, दो अलग अलग मटेरियल के लिए, दो अलग अलग मटेरियल के लिए मेरे पास अगर दो लाइन है, तो मैं क्लियरली ये बोल सकता हूं कि जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो है, या y इज इक्वल्स टू mx की बात करें, तो जो यहां पर स्लोप है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोले तो यंग्स मॉडुलस। तो अगर ये वायर 1 है, ये 2 है, तो यंग्स मॉडुलस इज ऑफ 1 इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ 2। सॉरी, ये 2 है, ये 1 है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2, दैट इज 1 इज मोर इलास्टिक। ये 1 है, ये 2 है। कैसे? सिंपल सा बात है भाई, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो क्लियर है कि tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 1, तो यंग्स मॉडुलस y1 इज ग्रेटर देन y2। तो अच्छा हाँ, ये भी याद रखेंगे कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, दैट इज मोर इलास्टिक, वो ज्यादा इलास्टिक है। ऐसा नहीं कि जो बॉडी जो मटेरियल बहुत जल्दी स्ट्रेच हो सके, जो लचीला बहुत जल्दी हो जाए, दैट इज मोर इलास्टिक। या जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि स्टील एंड रबर में कौन इलास्टिक है ज्यादा, तो बच्चे 90% बोलते हैं कि सर रबर ज्यादा इलास्टिक है। दैट इज रबर जो है वो इलास्टोमर है, रबर जो इलास्टोमर है वो प्लास्टिक बिहेवियर को भी फॉलो नहीं करता, वो डायरेक्ट इलास्टोमर होता है, तो वो बताएंगे बाद में, इलास्टोमर अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज 1 इज मोर इलास्टिक देन 2। तो याद रखिए, ध्यान से देखिएगा सब कोई ध्यान से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अच्छा, ये भी याद रखिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बहुत आसान सी बात है ये। तो अगर किसी मटेरियल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करने पर बहुत कम स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज मोर इलास्टिक। दैट्स व्हाई स्टील जो होगा वो रबर से ज्यादा इलास्टिक है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर भी बहुत कम इलोंगेशन होगा, बट रबर में कम फोर्स लगाने पर भी ज्यादा इलास्टिसिटी हो जाएगा। अगर कोई मटेरियल हाईली रिजिड है और वो इलास्टिसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो उसका यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है, उसमें स्ट्रेन ही डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेन अगर 0 हो गया, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंफिनिटी हो जाती है, तो वो मटेरियल मोर इलास्टिक माना जाता है। तो ग्राफ से जिसका स्लोप ज्यादा है, दैट इज मोर इलास्टिक। ओके, चलिए तो ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेस बढ़ाने का मतलब है यहां पर कि वी आर इंक्रीजिंग द वेट हियर, वेट बढ़ाने से स्ट्रेस बढ़ रहा है और उसका कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ग्राफ है। ओके, अब देखिए ध्यान से, ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। O to A इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका tan थीटा को हम लोग कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। B को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अभी बताया था मैंने कि यंग्स मॉडुलस B तक एप्लीकेबल है। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग का ग्राफ A से लेके B तक सेम रहता है। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब यह है कि जब मैंने वेट बढ़ाया तो ये इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है, स्ट्रेन डेवलप हो गया, और जब मैं वेट को हटाना शुरू कर दूं तो ये अपने शेप को गेन करेगा और 100% शेप को गेन कर लेता है। 100% शेप को गेन कर लेता है मतलब जब मैं अनलोड करूं उस पैन को तो ये ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाता है और कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं, C इज द अपर यील्ड पॉइंट। अगर मैं उसके बावजूद भी, मतलब इलास्टिक लिमिट B के बावजूद भी वजन को और बढ़ाते जा रहा हूं, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूं, तो C डैश को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब होता है फ्लो टाइप,
तो अपर यील्ड पॉइंट मतलब अभी ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब मैलिएबल एंड डक्टिलिटी की तरफ जाएगा। अगर वो मटेरियल मैलिएबल एंड डक्टाइल है तो ये डील करने वाले नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज द मैलिएबल एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो सी डैश इज द अपर यील्ड पॉइंट। ये लोडिंग का ग्राफ है सी डैश तक। अगर मैं सी डैश के बाद अनलोड करता हूं, मतलब सी डैश के बाद वेट को हटाता हूं, तो ये बॉडी अपने 100% शेप को गेन नहीं करता है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाता है। मतलब ये लोडिंग का ग्राफ है, तो ये अनलोडिंग का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है और इसमें अप्रॉक्स 1% का एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। उस बॉडी में 1% का स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। मतलब बी तक अगर मैं अनलोड करता हूं तो वो जिस ग्राफ से ये डिफॉर्म हुआ है उसी ग्राफ को फॉलो करते हुए 0 स्ट्रेन पे चलाता है। लेकिन सी डैश के बाद अगर अनलोड करता हूं तो 1% की डिफॉर्मेशन अप्रोक्स आ जाती है। उसके बावजूद भी अगर मैं वेट बढ़ा रहा हूं तो ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी इसकी शुरू हो जाती है सी से। देखिए लोअर यील्ड पॉइंट सी को कहते हैं। देखिए सी डैश को भी यील्ड पॉइंट कह रहा हूं और सी को भी यील्ड पॉइंट कह रहा हूं। और गौर से देखिएगा, सी के बाद भी अगर हम लोग वजन बढ़ाते जाएंगे तो इस पूरे बिहेवियर को कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। दिस इंटायर बिहेवियर इज नोन एज प्लास्टिक बिहेवियर। इसको प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। एंड ग्रेटर इज दिस रीजन, ग्रेटर इज द मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हालांकि डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं बताने वाला हूं, बट ये गौर से देखिए, स्ट्रेस के डेवलप करने पर स्ट्रेन अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, इसका मतलब कि वो मटेरियल ज्यादा मैलिएबल है। इन जनरल बहुत सारे केसेस में 99% केसेस में मैलिएबल एंड डक्टाइल मटेरियल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ केसेस में अलग होता है, करते हैं बात उस पे। तो ये रीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ये ज्यादा, मतलब मैलिएबल का मतलब बताऊंगा, वैसे बता देता हूं थोड़ा सा। मैलिएबल का मतलब है किसी मटेरियल को आप वायर के फॉर्म में, मतलब उसे खींचे और पतले वायर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि एक जगह मोटा रहा दूसरी जगह पतला रहा, तो एक जगह मोटा रहा दूसरी जगह पतला रहा। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो जहां पतला होता है वहां से वो फ्रैक्चर कर जाता है। दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। यहां पे जो मैं लिखा हूं एफ, फ्रैक्चर पॉइंट। तो वहां पर जहां वो ज्यादा पतला हो गया वहां से टूट जाता है। लेकिन यहां सी से जो एफ है वहां पे यूनिफॉर्म मैलिएबल होता है, मतलब पूरे वायर का एरिया सेम रहता है थ्रू आउट, बट वो आराम से वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। ग्रेटर इज दिस रीजन, ग्रेटर इज द मैलिएबिलिटी। ठीक है बच्चों। नाउ अगर तुम लोगों ने बच्चों अगर ई को गौर से देखो, ये अल्टीमेट पॉइंट है, इसके बाद अगर अनलोडिंग करना शुरू करोगे ना तो तब तो देर हो चुकी होती है। 30% अप्रॉक्स 30% का स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, बॉडी में स्ट्रेन डेवलप हो जाता है और वो इलास्टिक नेचर का तो रहता ही नहीं है। बी के बाद ही इलास्टिक बिहेवियर का वो नेचर वो अपना खो देता है। तो यहां से देखिए, अगर सी एंड एफ, दैट इज सी से लेके एफ तक का गैप जितना ज्यादा होगा, दैट मटेरियल इज मोर प्लास्टिक बिहेवियर का मटेरियल, वो डक्टाइल ज्यादा है। डक्टाइल या मैलिएबल, हालांकि दोनों सेम चीज है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी क्या है, पहले मैं यहां पर लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। आप लोग इसको, जब मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ आप लोगों को सेंड करता हूं तो लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूं क्या है। अगर किसी मटेरियल पे आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो और इसकी लेंथ बढ़ रही है, दैट इज मोर डक्टाइल। और मैलिएबल में कंप्रेसाइल होता है। कंप्रेसाइल का मतलब फोर्स, आप उसको आप कंप्रेस कर रहे हो और वो कंप्रेस होते जा रहा है, दैट इज मैलिएबल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एंड दैट इज गोल्ड। गोल्ड इज डक्टाइल एज वेल एज ग्रेट मैलिएबल। उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो यहां कहीं लिखा होगा डक्टिलिटी हैज डू विद द टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैलिएबिलिटी हैज डील विद द कंप्रेसाइल स्ट्रेस। ठीक है। ब्रिटल क्या होता है, तो ब्रिटल मटेरियल इन दोनों का उल्टा है। ब्रिटल का मतलब थोड़ा सा भी फोर्स लगाया या स्ट्रेस लगाया तो स्नैप कर जाए, टूट जाए, बिखर जाए, वो इलोंगेट ना हो, दैट इज द ब्रिटल। तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा स्ट्रेस डेवलप करने पर, दैट इज मोर डक्टाइल, एंड इन जनरल मोर डक्टाइल इज द मोर मैलिएबल। तो इस तरह का जो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है वो जरूर याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको ग्राफ में ऐसे दे देगा कि बताइए दोनों मटेरियल में से कौन सा ज्यादा डक्टाइल है। तो क्लियर है कि मटेरियल ए इज मोर
डक्टाइल बिकॉज ऑफ इसका जो यील्ड पॉइंट सी डैश और या सी से लेके जो एफ का रेंज है वो ज्यादा है। ए एंड बी मटेरियल का नाम है, 1 2 लिख दो, नहीं तो बोलोगे सर ए एंड बी तो पहले ही यूज कर लिए तो कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी लिख लो भाई, तो कसम थोड़े खा रखा है वैसे सी और ये एफ, बोलोगे सर सी एफ 2 जगह हो गया तो सी डैश एफ डैश, ये सब नहीं करने का है, ठीक है। तो ठीक है, तो जिसका ये रीजन ज्यादा होगा दैट इज मोर डक्टाइल, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो मोर इलास्टिक है। क्लियर है, याद रखने का है, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स गो थ्रू सम क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वो पुली अगर वाले क्वेश्चन समझ में आ गया, सेल्फ वेट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये यहां पर कुछ फोर्स लगा है 8, यहां पर एक 4 × 10 का पावर 4, ये क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूं क्या है फोर्स। ये यहां का रिजल्टेंट फोर्स है, इसका मतलब क्लियर है कि यहां पर देखिएगा ध्यान से, मैं ये 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, if uniform rod of length 5 meter area cross section given, Young's modulus given, is lying at rest under the action of forces, ये कुछ और भी फोर्सेस इंटरनल के अलावा कुछ और भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द इलोंगेशन। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो मैं जानबूझ के करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो ये 2 × 10⁴ न्यूटन है, और यहां देखिए तो गौर से देखिए, तो इसमें ये बोला है कि रेस्ट में है, लाइंग एट रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइंग एट रेस्ट का मतलब कि नेट फोर्स यहां पर 0 है, इट मींस दैट कि ये यहां भी कुछ 8 × 10 का पावर 6 न्यूटन का कुछ ऐसा फोर्स है। इट मींस देखिएगा ध्यान से भाई, रेस्ट के लिए अगर इधर फोर्स किसी ने लगाया 8 × 10 का पावर 4, तो इधर भी होगा ना, तो यहां पर तो वैसे फोर्स कितना दिखाया है, 2 × 10 का पावर 4। अब आप नोटिस कीजिए ध्यान से सब कोई नोटिस करेगा, बोलेगा सर रेस्ट में कैसे रहेगा, तो आप क्वेश्चन शायद समझे नहीं है। ये फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस में ही काउंट हो रहा है, तो 4 to 6 to 8, तो ये एरो और ये तीनों का ऐड देख करके देखो, ये 8 × 10 पावर 4 न्यूटन के बराबर है। अब देखो इसको 3 पार्ट में ऐसे बांट लो, 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लो। दिस इज 2 × 10 पावर 4, तो यहां भी 2 × 10 का पावर 4 मानोगे, क्योंकि हर एक पोर्शन रेस्ट में है भाई, हर एक पोर्शन रेस्ट में है, बिकॉज ऑफ देखो तो ये 2 6 2 दैट इज 8 × 10 पावर 4 न्यूटन, 8 × 10 पावर 4 न्यूटन। देखो इसका इलोंगेशन निकल जाएगा, दैट इज डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू FL, 2 × 10 का पावर 4 FL, दैट इज L1/AY। मैं नहीं लिख रहा हूं वैल्यू, आप लोग रख लेंगे। Now let's look at this section, ये जो मिडिल सेक्शन है इसकी बात करो भाई। देखो तो इधर यहां पर फोर्स देखो, यहां पर 4 × 10 का पावर 4 है, इसका मतलब यहां पर भी 4 × 10 पावर 4 होगा, दैट इज दिस इज 4 × 10 का पावर 4, एंड ये हो गया 4 × 10 का पावर 4। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, इधर देखिए, इधर 4 × 10 का पावर 4 है, तो इधर भी 4 × 10 का पावर 4 होगा। तो इधर देखिए इस कॉमन सेक्शन को देखिए इधर 4 × 10 पावर 4 न्यूटन है, तो इस सेक्शन की बात करें, ये मिडिल सेक्शन की बात करें, तो ये 4 × 10, ध्यान से इसी को देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। मिडिल लेयर की बात करते हैं तो ये वाला लेयर पे इधर एक 4 × 10 का पावर 4 न्यूटन का फोर्स है, और इसके इधर वाले सेक्शन पे, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाले पे 2 × 10 का पावर 4 न्यूटन का फोर्स है। फिर से देखिएगा, एक बार में समझने का कोशिश कीजिएगा। लुक एट दिस मिडिल लेयर पे राइट में मैंने फोर्स, × 10 का पावर 4 न्यूटन दिखाया, लेफ्ट में भी 4 × 10 का पावर 4 न्यूटन दिखाया। अब ऐसा करिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए, दिस इज 4 × 10 का पावर 4 माइनस 2 × 10 का पावर 4, ऐड कीजिएगा तो लेफ्ट में 2 × 10 का पावर 4 न्यूटन, लेफ्ट में 2 × 10 का पावर 4 न्यूटन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्लियर है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हेंस इसका इलोंगेशन भी निकल गया बच्चों, डेल्टा L2 इसका भी निकल गया। डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी हो गई, FL, दैट इज 4 × 10 का पावर 4 FL, इसका लेंथ दे रखा है अपॉन AY। सिमिलरली इसका भी निकल गया, दैट इज इस सेक्शन का
मैं तो ये भी ध्यान नहीं दे रहा हूं कि कितना लेंथ दिया था, हमको जो समझाना था वो समझा दिया। एंड ये है 8 × 10⁴ न्यूटन। नाउ लुक एट दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट 4 × 10⁴ न्यूटन लेफ्ट में आएगा। ये लेफ्ट में है, ये वाला फोर्स लेफ्ट में है, ये वाला राइट में है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 4 × 10⁴ न्यूटन लेफ्ट में आएगा, 4 × 10। तो इसका भी इलोंगेशन निकल गया बच्चों, कितना हो गया? डेल्टा L3 FL अपॉन AY ऐड कर देंगे इसे। तो होप आप लोग यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरिएबल फोर्स का या इवन ये इस तरह के न्यूमेरिकल का या सेल्फ वेट का, तो आप लोग कर पाएंगे। बट अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, स्टिल वी हैव टू गो थ्रू बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पढ़ना है। तो होप आप लोग लेक्चर एंजॉय किए होंगे। इसका नोट्स बना लीजिएगा और PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।